Good morning, students. Today we learn about the one more aquatic habitat, that is ponds and lakes. Have you ever seen plants growing in ponds, lakes, rivers and even some drains? Go on a field trip to a nearby pond if possible and try to observe the kinds of plants that are seen there. Observe the leaves, stems and roots of this plant. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने कभी भी पॉन्ड और लेक की विजिट की हो और उसमें क्या हमें डिफरेंट टाइप्स की जो प्लांट्स है वो देखने को मिले हैं. इफ यस देन हमको क्या करना है, वो प्लांट के जो लीव्स, स्टीम और रूट्स हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. और इफ सपोज हमने कभी भी ऐसी ट्रिप नहीं की है, नहीं देखे हैं, तो इफ इट इज पॉसिबल कि हमारे घर के पास नियर सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा पॉन्ड या लेक अवेलेबल है तो हम वहाँ जाके इस तरीके का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water, as shown in the figure number 9.9. तो यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है. यहाँ पे फिगर नंबर 9.9 is showing some aquatic plants float on water. Some have their roots fixed in the soil at the bottom, where some aquatic plants are submerged in water. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो प्लांट्स हैं दैट आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, वो वाटर के इनसाइड में ही है. बट यहाँ पे कुछ प्लांट्स है लाइक दिस वन. ये प्लांट है वो क्या कर रहा है, दैट इज फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस. ओके, और यहाँ पे जो बड़ा वाला प्लांट है उसके जो रूट्स है वो हम देख सकते हैं सॉइल में फिक्स है. सो लाइक दिस वे हमको जो पॉन्ड है उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स है वो देखने को मिलेंगे. In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट में हमको पता है कि जो रूट्स का फंक्शन था वो क्या था. रूट्स क्या करता है टेरेस्ट्रियल प्लांट में, जो वाटर है और मिनरल्स है उसको एब्सॉर्ब करते हैं, राइट. बट यहाँ पे जो हमने देखा एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें रूट्स है वो कैसे होंगे, दैट आर टू मच स्मॉलर इन साइज. द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट. तो यहाँ पे स्टेम कैसा होगा, ये प्लांट्स का लंबा होगा, होलो दैट मीन्स कि खोखला होगा और वेट में लाइट वेट होगा. द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर while the leaves and flowers float on the surface of water. So यहाँ पे स्टेम है और जो फ्लावर्स और लीव्स है वो क्या करेंगे, सरफेस वाटर पे फ्लोट करेंगे. Some aquatic plants are submerged in water. All parts of such plants are under water. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. This can bend in the flowing water. In some submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. So यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे as shown in the figure, यहाँ पे these two plants, this one and this one, these three plants are completely submerged in water. So that means कि इनके जो सारे प्लांट के पार्ट्स है वो भी कहाँ पे होंगे, अंडर वाटर होंगे. और इनके जो लीव्स हैं वो कैसे होंगे, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही स्मॉल लीव्स है. यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल रिबन लाइक लीव्स है. ओके, सो यहाँ पे इसके जो लीव्स हैं वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होंगे और इसके साथ साथ दैट आर हाईली डिवाइडेड, बहुत ही ज्यादा डिवाइड किए गए होंगे. वाई, बिकॉज उसमें से जो वाटर है वो इजीली फ्लो कर सके विदाउट डैमेजिंग देम. Frogs usually live in
ponds. Frogs can stay both inside the water as well as move on land. तो यहाँ पे फ्रॉग के बारे में बताया गया है. वी नो फ्रॉग है वो दोनों जगह पे रह सकता है, वो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. So उनके जो बैक लेग्स होते हैं that are very strong, और उससे क्या होता है उनका जो फूड है, prey means उनका जो फूड है उसको कैच करने में उनको ईजी होता है. They have webbed feet which help them to swim in water. Now यहाँ पे webbed feet मीन्स की जालीदार. उनका ये जो फीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट आर लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर को बोला गया है जालीदार स्ट्रक्चर के, जो अच्छे से डिवाइड हो सके. और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वो अच्छे से वाटर में स्विम कर सकते हैं. We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. तो यहाँ पे हमने only कुछ एनिमल और प्लांट का ही कंपैरिजन किया. Now you may have also noticed that very wide variety in plants around you. When you prepare a herbarium as a part of the suggested activities in chapter number 7. So यहाँ पे हमने इसके अलावा यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स हैं जो आपके सराउंडिंग में हैं, उसके बारे में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा. तो आपको क्या करना है, इसमें से जो प्लांट्स हैं आपके सराउंडिंग में जो प्लांट्स है उसका आपको हर्बेरियम प्रिपेयर करना है. इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे जो भी हमने हर्बेरियम प्रिपेयर किया है. हर्बेरियम मीन्स कि जो सूखी वनस्पति होती है, सूखी जो प्लांट्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं और उसको जो वाइट एक शीट आती है उस पर क्या कर देते हैं, स्टिक कर देते हैं. तो इसको हम बोलते हैं हर्बेरियम. तो जो हमने हर्बेरियम प्रिपेयर किया है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वैरायटी दैट वी कैन कलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ. Topic number 9.4 is characteristics of organisms. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. तो यहाँ पे हमने टोटल टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैबिटाट्स के बारे में देखा और उनमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के प्लांट और एनिमल हैं उनके बारे में देखा. नाउ इन एक्टिविटी 1 we listed objects, plants and animals found in different surrounding. हमने सबसे पहले जो एक्टिविटी 1 की थी उसमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, प्लांट और एनिमल है कि जो डिफरेंट सराउंडिंग में हमको देखने को मिलते हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर की थी. नाउ कौन कौन से डिफरेंट सराउंडिंग थे, वहाँ पे थे फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, सी और इसके अलावा जो भी सराउंडिंग पॉसिबल है हमारे आसपास है उसमें से हमने डिफरेंट प्लांट, एनिमल और ऑब्जेक्ट की लिस्ट प्रिपेयर की थी. नाउ सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल्स इन योर लिस्ट आर लिविंग. नाउ हमने जो वो लिस्ट प्रिपेयर की थी वो क्या करना है, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से थिंग्स है दैट आर लिविंग और रिमेनिंग आर नॉन लिविंग. सो अल्टीमेटली उनको हमें बाइफर्केट करना है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट. तो इसमें हम सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो सराउंडिंग था उसमें कौन सा गिवन है, फॉरेस्ट एरिया. तो फॉरेस्ट एरिया में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss.
तो ये जो सारे गिवन एग्जाम्पल है that are seen in the forest region, maybe only some of the objects that are present in the forest. तो इसमें से माइट भी पॉसिबल है कि कुछ ऑब्जेक्ट है वो फॉरेस्ट एरिया में प्रेजेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे, बट इन जनरल टॉक वी कैन से कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो एग्जाम्पल है दैट आर सीन इन द फॉरेस्ट रीजन. नाउ विच ऑफ दीज आर लिविंग. तो यहाँ पे जो लिस्ट गिवन है, यहाँ पे हमने डिस्कस की फ्रॉम ट्रीज टू मशरूम. यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है उसमें से कौन से लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. नाउ हम क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं. अभी फर्स्ट वाला जो देखा हमने फॉरेस्ट रीजन वाला, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो जो ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं उनमें से हम सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग का ग्रुप बना के उनमें टर्न बाय टर्न एक एक एग्जाम्पल लिखते जाते हैं. इन सम केसेस it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. So यहाँ पे कुछ केसेस में जैसे हमने बताया कि आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे सराउंडिंग से ही स्टार्ट करते हैं. तो हमारे सराउंडिंग एरिया में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का हम सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे. तो उसमें हमको पता है टेबल और चेयर है दैट आर grouped under the non-living thing. Okay, तो ये हमको easily पता है. Now, पहेली was reading this rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear. So यहाँ पे एक rhyme given है, वो अगर पढ़े तो उसमें बेसिकली टेबल और चेयर के बीच में एक कन्वर्सेशन बताया गया है, एक टॉक दी गई है. सो यहाँ पे इसको कंप्लीट नॉनसेंस बोला गया है. व्हाई? बिकॉज टेबल एंड चेयर आर नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज दे कांट टॉक. Paheli and Bujo found the poem very funny because they knew that a chair or a table is not alive and it cannot talk or walk. सो यहाँ पे ये राइम पढ़ के ही पहेली और बूझो को बहुत ही फनी लगा, बिकॉज उनको पता है कि टेबल और चेयर है वो दोनों नॉन लिविंग थिंग है. सो दैट इज वाई दे कांट टॉक और वॉक. चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर not alive. Similarly, we do know that we are alive and so are all the people of the world. So यहाँ पे हमें पता है अगेन चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन, दिस आर दी नॉन लिविंग थिंग्स. और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर अलाइव, और हम अलाइव हैं दैट मीन्स कि ये वर्ल्ड में जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, दैट आर ऑल अलाइव. We also see animals around us that are so full of life. इसके अलावा हम अपने आसपास जो एनिमल्स देखते हैं वो भी अलाइव हैं, लाइक डॉग्स, कैट्स, मंकी, स्क्विरल, इंसेक्ट एंड मैनी अदर्स. सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं एनिमल के, दैट आर ऑल्सो फॉल अंडर द लिविंग थिंग्स. How do we know that something is living? Often it is not so easy to decide. We are told that plants are living, but they do not move like a dog or a pigeon. Now, अब यहाँ पे बताया गया है कि हम ऐसा कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, कैसे हम डिसाइड करेंगे. बिकॉज अगर हम देखें तो प्लांट है, राइट, प्लांट है वो मूवमेंट नहीं करते हैं,
बट जबकि डॉग और पिजियन है वो तो मूवमेंट करते हैं, तो भी हमने प्लांट को भी लिविंग बोला और डॉग और पिजियन को भी लिविंग बोला। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक मूवमेंट कर सकता है वह दूसरे दो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, बट प्लांट है वो मूवमेंट नहीं कर सकता। फिर भी हमने दोनों को कैसे लिविंग बोला? On the other hand, a car or a bus can move. Still, we consider them as non-living thing. अगर हम यहाँ पे मूवमेंट को ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए तो जैसे कि हम जानते हैं कि कार और बस है वो क्या करते हैं, वो they can move, तो हम कार और बस को तो नॉन लिविंग थिंग में कंसिडर करते हैं जबकि वो मूवमेंट करते हैं, बट प्लांट मूवमेंट नहीं करते, फिर भी हमने उनको लिविंग थिंग में गिना। ऐसा क्यों? प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे वो अपनी साइज में ग्रो करते हैं, बट देन एट द सेम टाइम clouds in the sky also seem to grow in size. बट अगर हम देखें तो जो आसमान में क्लाउड्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो साइज में ग्रो करते हैं। तो क्या हम क्लाउड्स को भी लिविंग थिंग बोल सकते हैं? Does it mean that clouds are living? No. So how does one distinguish between living and non-living थिंग्स? तो यहाँ पे हमने बोला कि जैसे क्लाउड भी साइज में ग्रो करता है बट वो तो नॉन लिविंग है। तो नाउ अगेन क्वेश्चन आता है कि तो फिर हम अल्टीमेटली लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कैसे वो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? तो क्या लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट करते हैं? दैट नीड टू थिंक। You are a wonderful example of a living being. What characteristics do you have which make you different from a non-living thing? Now हमें पता है कि वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग, हम एक एग्जाम्पल है लिविंग बीइंग का। ओके, नाउ अब हमें ये पता करना है कि हमारे में ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हमें डिफरेंट बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग से। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animals or plants. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने आप को ध्यान में रखते हुए ऐसे लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की कि जो हमें नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट बनाते हैं। और फिर वो लिस्ट प्रिपेयर हो जाए उसके बाद वो लिस्ट में जो जो भी चीज़ें हैं उसको हम कंपेयर करेंगे एनिमल और प्लांट से, और फिर हमें देखना है कि इनमें से कौन सी इतनी चीज़ें हैं कि जो हमारे में भी हैं और एनिमल और प्लांट्स में भी हैं। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। सो नाउ हमने जो भी लिस्ट प्रिपेयर किया उसमें से हमें देखने को मिलेगा कि इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे कि जो कॉमन होंगे सारे लिविंग थिंग्स में।